एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे पास जो हमारे यहाँ पर जो गेस्ट है, एक उड़ान में जो गेस्ट आए हैं, उनकी जो जर्नी है वो एकदम डिफरेंट है। अभी तक के जितने हमारे यहाँ पर जो गेस्ट रहे हैं इनसे अलग है। अलग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल रहे हैं। He is a good trekker. He's a mountaineer or certified mountaineer. There are very few certified mountaineers in India. Few in the sense the persons who are staying in city and they're certified mountaineers. ऐसे mountaineers बहुत कम है जो ऑफ कोर्स जो फुल टाइम माउंटेनियर का ही काम कर रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे तो वहां पे काफी आपको मिलेंगे, लेकिन जो सिटी में रहे हुए लोग ऐसे कम है। एंड उसके बाद वेरी गुड बिग बिग बिजनेसमैन जो उनको बिजनेस में आज उनके 200 बंदों की टीम है उनके पास, जो उन्होंने फार्मास्यूटिकल लाइन में बिजनेस किया है, फार्मा के रिलेटेड में, और प्लस कारपोरेट में 10 साल जॉब करने के बाद सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं। और वो भी एकदम नॉर्मल, जो जिनको बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनके पिताजी जॉब करते थे, उसके बावजूद उन्होंने बिजनेस किया। और उसके बाद में नाउ ही इज अ स्पीकर। ही इज नॉट ओनली स्पीकर, ही इज अ वेल नोन स्पीकर। उनके फॉलोअर है 1.5 लाख से ज्यादा। ही इज अ सेलिब्रिटी। एंड ऐसे आदमी जो प्रवीण वडालकर जी, उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं बोलूंगा जयश्री सोलंकी, प्लीज इंट्रोड्यूस। आज का जो आज जो हम लोग बात करेंगे हिंदी और मराठी में मिक्स बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दोनों लोग समझे, हिंदी वाले लोग भी हमारे समझे, इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूंगा और कुछ हिंदी और मराठी मिक्स रहेगा ये डिस्कशन। जयश्री, ओवर टू यू। नमस्कार. प्रवीण वडाळकर हे एक अवॉर्ड विनिंग उद्योजक आहेत. ते स्वतः एक सर्टिफाईड माउंटेनियर आहेत. तसेच पब्लिक स्पीकिंग अँड लीडरशिप या व अन्य काही पुस्तकांचे लेखक आहेत. सुप्रसिद्ध वक्ते आहेत व 128 पेक्षा जास्त देशांमधील व 25,000 पेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षक आहेत. टेकिझम या कंपनीचे को फाउंडर व सीईओ, ज्यामध्ये 200 पेक्षाही जास्त एम्प्लॉईज आहेत. स्पीक अँड ग्रो या कंपनीचे फाउंडर व सीईओ आहेत. नुकतेच त्यांना इकॉनॉमिक टाइम्स प्रॉमिसिंग एंटरप्राइजर ऑफ इंडिया 2019 या पुस्तकाने पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. चला भेटूया अशा प्रभावी व्यक्तिमत्वाला एक उडान ह्या फेसबुक पेजच्या माध्यमातून. धन्यवाद. प्रवीण जी नमस्ते, वेलकम टू एक उडान. थैंक यू वेरी मच. प्रवीण जी, वी आर व्हेरी हॅपी. आज आम्हाला फार आनंद होतोय की तुम्ही एक उडानची आमची रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केली. आणि आमचे जे आमचा एक उडानच्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न असतो की लोकांना प्रेरणादायक अशा व्यक्तिमत्वाचं इंट्रोडक्शन व्हावं. मग उडान त्यांनी कोणत्याही क्षेत्रात भरलेली असू द्या, विविध क्षेत्रामध्ये उडान भरता येते. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये आपण आपलं अस्तित्व दाखवून दिलं, लोकांना अस्तित्वाची जाणीव झाली, मी त्याला म्हणतो की उडान त्याने दाखवली आहे त्याची, आणि ती इम्पॉर्टंट आहे. आणि आज तुमच्यासारखे जे लोक जेव्हा त्यांची जर्नी लोक बघतात आणि त्याच्यापासून जी प्रेरणा घेतात, जी यंग जनरेशनला प्रेरणा मिळते, विदाऊट कोणतीही आपली नैतिकता न सोडता, आपल्या सर्व नीतिमत्ता सांभाळून बिझनेस आणि ज्या क्षेत्रामध्ये आपलं अस्तित्व दाखवणं ही फार डिफिकल्ट गोष्ट आहे. तर मी तुमचं इंट्रोडक्शन करताना सुरुवातीला मला तुम्हाला एक विचारावं वाटतं. तुमची जर्नी लहानपणात तुमचं इन द बिगिनिंग, जैसे कि मैंने कहा कि आपका बिगिनिंग कहाँ से हुआ, स्टार्ट आपका कहाँ से हुआ, बचपन कहाँ से गया, और किस तरह से आपका पहले कारपोरेट एंट्री हुआ, वो मैं जानना चाहूंगा. मेरा बचपन गया नासिक में. मेरे डैडी आर्मी में थे, तो मेरे जो डैडी की लास्ट पोस्टिंग हुई थी नासिक में. एंड देन जब उनकी पोस्टिंग हुई तो वी वर इन अराउंड सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड. तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि अभी इसके बाद अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो हम कभी शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई है अभी. तो उसके बाद में फिर डैडी आर्मी में थे, तो उसके बाद में यहाँ वहाँ जाते रहे, लेकिन फिर नासिक में ही सेटल हो गया. तो नासिक में ही मेरा स्कूलिंग हुआ है, नासिक में मेरा एजुकेशन कॉलेज हुआ है. उसके बाद में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड प्रवरा रूरल कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली के पास में. वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया फार्मेसी में. इवन दो आई एम रनिंग आईटी कंपनी, लेकिन फार्मेसी का, एजुकेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत कम कनेक्शन है. लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज टू योर क्वेश्चन, अगर बचपन से वन वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज दिस कि बचपन कहाँ गया, तो वो तो मैंने बता दिया. लेकिन अनदर वे ऑफ नो आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. हाँ, बात सही है. मेरे बहुत करीब है ऐसी याद. एंड
ऐसी याद जो मुझको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में आज भी, बिकॉज मुझे लगता है एज अ स्टोरी टेलर वॉट एवर वी डू, कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत इन्फ्लुएंस करती है। यस, मैं हमेशा जो भी हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको चाइल्डहुड से स्टार्ट इसलिए करता हूँ। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट के बारे में बताओ, मैं बोला प्रेजेंट बेस करता है उनका बचपन के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग का बेस कितना कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी। तो इसीलिए मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बचपन में कौन सी ऐसी चीजें हुई, कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जो आपके माइंड के ऊपर जिसका इम्पैक्ट रहा हो, जिस वजह से आज आप एक तो माउंटेनियर भी में भी आपको इंटरेस्ट रहा, बिजनेस भी आपने किया, कॉर्पोरेट में भी जहां पर भी आप गए सक्सेस रहा। मतलब कोई जादू है, आपको कोई जादू की चाबी मिल गई जिसकी वजह से आप जहां पर भी गए सक्सेस होता गया। तो बचपन में क्या क्या ऐसा हुआ हम लोग भी जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं बताता हूँ, एक तो बहुत प्यारा इंसिडेंस है बचपन में, जब मैं घर से भाग गया था। आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, मैथ्स में ग्रेट। फेल हो गया था, इंग्लिश में फेल हो गया था, सो आई थॉट कि माय डैड इज इन आर्मी, आई कुड नॉट एबल टू मैनेज माय डैड। सी इज अ 5 6 फीट मैन, बिल्ड, यू नो, बहुत बहुत डरता था मैं डैड से, तो मैं भाग गया घर। और फिर 3 दिन बॉम्बे में रहा। दैट वाज अ 3 days गुड क्रैश कोर्स आई हैव डन इन बॉम्बे अलोन। तो वो एक इंसिडेंस बहुत करीब है मेरे दिल के, बिकॉज 3 दिन क्रैश कोर्स हुआ या किया? नहीं, क्रैश कोर्स हो ही गया। सी व्हेन यू हो आर ही इन, गया, हाँ। आप 14 साल के होते हो, 14 साल के एज में बहुत वल्नरेबल होते हो। इट्स लाइक यस if यस there's यस। only one area where I feel that I was really lucky in my life, when I was in those 3 days मैं किसी गलत हाथों में नहीं पड़ा। I went back after 3 days to my mom and dad, you know। तो वो एक इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कभी कुछ दिनों पहले मैं सोचता था कि हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है मेरे लाइफ का, बिकॉज इन दोज 3 days आई रियली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। एक बच्चा 3 दिन अगर रह जाए ना बाहर ऐसा, तो बहुत बहुत डर जाता है, और पेरेंट्स को एक्चुअल उनकी वैल्यू पता लगती है। तो वो एक इंसिडेंस मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देन आई फाउंड वन मोर इंसिडेंस। एज अ स्टोरी टेलर आई हैव टू गो बैक ऑन माय मेमोरी लेन एंड फाइंड इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज। तो एक और इंसिडेंस है मेरे लाइफ का बचपन का, जो शायद अगर मैं बताऊं आपको तो आपको समझ जाएगा कि माउंटेनियरिंग हो या बिजनेस हो, या क्यों मेरे डैड ने जब आर्मी के बाद रिटायर हुए तो वो तो रिक्शा ड्राइवर बन गए, फिर भी मैंने बिजनेस में क्यों एंटर किया विद दिस बैकग्राउंड, क्यों मैंने बुद्धिस्ट लड़के के साथ में शादी की जबकि मेरे फैमिली में अलाउड ही नहीं था इंटरकास्ट मैरिज, क्यों मैंने ऐसे डिसीजंस लिए। मेरे ख्याल से वो इंसिडेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इंसिडेंट ऐसा है कि यू नो, एक मोमेंट होता है लाइफ के अंदर जहाँ पे आप उस हद तक सोच सकते हो चाइल्डहुड के अंदर, उसके बाद नहीं जा सकते आप, उसके पीछे नहीं जा सकते आप, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी उस हद तक है। यस। तो अगर मैं उस हद तक भी चला जाऊँ ना, तो मुझे एक स्टोरी बड़ी याद आती है जो मेरी मम्मी मुझको सुनाती थी। और वो स्टोरी ऐसी थी जो मुझको भी सुनाती थी, और मैंने वो स्टोरी मेरी मम्मी को और लोगों को सुनाते हुए बहुत देखा है। इट्स लाइक होता है ना, बचपन में माँ के साथ में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं गॉसिप, यस क्या यस यस। बातें वैसे। गॉसिप बहुत होती है उस समय, हाँ, हाँ। वो तो काम होते हैं तो सुनते रहो कैसे गॉसिप। तो स्टोरी ऐसी थी कि मेरी माँ ने अपने माँ को कभी देखा नहीं, हाँ। कभी देखा नहीं, इसलिए उसको पता ही नहीं वो कैसे दिखती है। और वो थी ऑलमोस्ट 6th या 7th स्टैंडर्ड में, जब उसकी मेरी ग्रैंडमदर जो है उनकी डेथ हो गई। तो कभी याद ही नहीं आया उसको कभी कैसा चेहरा, क्या चेहरा। तो मैं हरदम मम्मी से बोलता था क्या माँ तूने कभी देखा नहीं अपनी माँ को, कैसा कैसा, है ना। एक बच्चे को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने देखा था एक बार। बोला कैसे? तो जब मैं 13-14 साल की थी ना, अभी दे बिलोंग टू वेरी स्मॉल खेड़े गांव जो होते हैं ना, एक स्मॉल विलेज, हाँ या स्मॉल विलेज है, तरोड़ा नाम है उसका, 500-600 लोग रहते होंगे इस विलेज में। तो उनका स्कूल जो था वो दूसरे गांव में था। तो बोली थी एक बार मैं जा रही थी खेत, मेरे गांव से दूसरे गांव में, स्कूल के टाइम पे मैं 13-14 साल की थी, और मैं खेत जब क्रॉस कर रही थी ना, अचानक मेरी माँ को देख लिया। और फिर वो बहुत ऐसे सुनाती थी कि एक बच्चे को कहानी हरदम अच्छी लगती है, यस यस, वो सुनता ही है, वो उस चीज को इवैल्यूएट नहीं करता कि वो डरावनी है ये है। लेकिन ये कहानी मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई राजेश जी, बताऊं कि इतना कि मुझको लगता था कि हाँ ये एग्जिस्ट होता है, भूत यस ओके। और मेरी लेकिन आप उसको आप भूत समझते थे कि ये माँ के हिसाब से सोच रहे थे उस समय? भूत समझते थे मैं, भूत समझते हैं, हाँ ओके। मुझे मालूम था। मैं एट दैट पॉइंट टाइम आपको समझ में आता है कि आपकी नो यू डाई एंड देन फिर, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपने माइंडसेट बनाने में। बॉलीवुड में आप भूत देखते थे, वो दे लेके वो क्या बोलते हैं उसको, वो रहता है ना मोमबत्ती लेके निकल, मोमबत्ती। तो उस एज में आपको समझ में आता है भूत क्या होता है।
क्योंकि मेरे लिए रियलिटी थी। एट दैट एज मैं सेपरेट ही नहीं कर पा रहा था कि रियलिटी क्या है, और मेरी माँ उसको एक्सप्लेन भी करते थे कैसी है, बड़ी और प्यार उस समय माँ पिताजी जो बताते हैं वो तो हम लोग 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं। 100%। लेकिन प्रवीण जी, मेरे को जस्ट अभी सवाल आया, जैसे हाँ, आप भाग गए थे उस समय, आपने कहा, हाँ, और 3 दिन आप बॉम्बे में रहे और वापस गए, तो हाँ। शायद यही एक वजह तो नहीं है कि अभी भी आप जाते हैं कहीं पर भी माउंटेनियर के हिसाब से, जहीं पर जाते हैं विदाउट सोलो ट्रैवलर, जो आपके आप यू आर ए सोलो ट्रैवलर, मतलब जाते हैं तो उसकी वजह वो भूत ही, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। क्योंकि डर नहीं है आपके इसमें, क्योंकि आप जाते हो तो अनजान लोगों से मिलते हैं। आपका आपका जो स्टोरीज है पर्टिकुलरली, वो ऐसे ही स्टोरीज है आपके पास बहुत सारी, क्योंकि हर ट्रैवल, हर टूर एक स्टोरी है। उसकी वजह यही स्टोरी है, अगर मैं बोलूँ तो मेरे बिहेवियर की वजह। तो हुआ क्या, जब मैं इतना डरने लग गया ना इतना डरने लग गया मैं कि मैं बेड से भी नहीं उठता था। अगर रात में, अगर इफ आई हैव टू एम्प्टी माय ब्लैडर, मैं उठता ही नहीं था, उठना बेड, ओके। बहुत सालों तक। और जब ये बात मेरे फ्रेंड्स को पता लगने लग गई कि ये 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, स्टिल इज वेटिंग इज बेड, तो लोग हंसने लग गए। वो जो होता है ना, एक बच्चा हो, जब होता है एक, अगर दीवार के पीछे आप छुपे हो, तो बच्चा यहाँ से आ रहा है तो वो दीवार के पीछे से निकल के भाव करते बच्चे को, हाँ 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 हाँ, yes, वो मैं बच्चा था। ओके। लोगों को पता था इसको डरा, बड़ा मजा आता है, ये डरने वाला इंसान है बहुत। तो मैं बहुत बहुत डरा, बहुत डरा, बहुत, 12, 13, 14। भाव करने वाले में से मैं हूँ। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं, मेरे को लगता है कि मेरे में से, मन में से है ना, डर निकल गया ओके। लोगों के हंसने का। यस, लोग क्या कहेंगे। लोगों के हंसने का, जो मेरा फर्स्ट TEDx टॉक में अगर आप देखोगे, जहां उन्होंने गिव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन इन द मिडल ऑफ द टॉक, कि लोगों का हंसने का डर निकल गया। मुझे लगा कि चलो यार, अभी लोग तो हंसते ही, जाने दो। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी, मुझे ये डर नहीं था कि यार मैं अच्छा कमा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। जब मैंने शादी की, इंटरकास्ट मैरिज किया, मुझे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे मालूम लोग तो हंसते ही है। जब मैं काम छोड़ के माउंटेनियरिंग में चले जाता हूँ, एक एक मैं घूमता हूँ बाहर ऐसे, तो मुझे ये डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मुझे ये कुछ फील नहीं होता कि लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ। ओके। So to be very precise, I think वो incident is very close to my heart from childhood. तो पेरेंट्स की भी परमिशन रहती थी ये सब चीजों के लिए, जैसे कि आप जो चीजें करते हो इसके लिए जनरली पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे इंटरकास्ट उस समय पर्टिकुलरली, अभी आप 20 साल पहले जाए, 20 साल पहले के आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया, मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में तो ही नहीं, छोड़ देते सभी को। लेकिन उस समय तो बहुत अपोज होता था, घर वाले भी अपोज करते थे, रिलेटिव्स का बहुत प्रेशर रहता था। आपको अपोज का इंटेंसिटी समझना पड़ेगा। हम हिंदू है, मेरी वाइफ शी बिलोंग्स टू अ बुद्धिस्ट कास्ट। मेरे माँ के या डैडी के गांव में जाओगे ना, दे आर स्टिल अनफॉर्चुनेटली दे डोंट इवन शेयर अ वाटर ग्लास राइट नाउ। इतना डिस्क्रिमिनेशन है। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मेरी माँ मुझे बोलती थी, बेटा सब कुछ कर लेना लेकिन इंटरकास्ट मैरिज मत करना, देखो अपने पास इज्जत ही है और कुछ नहीं है। अपोज इतना हुआ, ये बहुत ज्यादा। और अनफॉर्चुनेटली फिर ये भी हुआ कि जब कुंडलियां मिलाने गए तो फिर एक गुण मिलता था सिर्फ। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। एक गुण भी मिलता था, और फिर वो ये भी बोलते थे कि इसमें मृत्यु हो गया, कि भाई अगर लड़का शादी कर लेगा इस लड़की के साथ में, तो या तो लड़की की मौत हो जाएगी या फिर लड़की की मौत हो जाएगी 1 साल के बाद, मृत्यु हो गया। लेकिन आपने 2-3 लोगों से चेक करवाया था? 2-3 ने 4-5। हाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एक ही से चेक किया होगा इसलिए ऐसा है। 4-5 फॉर्चुनेटली हमको एक दादर में मिला। ये जब हो रहा था तब मैं बॉम्बे में था और मेरे डैडी मम्मी नासिक में थे। फॉर्चुनेटली में एक दादर में हमको एक मिला, एक पंडित जी, जिसने बोला कि देखो बेटा, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, अगर तुमको दोनों को लगता है कि भाई आप दोनों साथ में रह के जिंदगी बना सकते हो तो करो शादी। फिर उन्होंने ऐसी बुक बना के दी, उस टाइम पे कुछ 10-12 हजार रुपए लिए थे। ऐसी बुक बना दी, उसमें फिर सब नागमणि, ये मणि, वो मणि, जितने भी पूजा पाठ सब। तो डैडी मम्मी को बुलाया, मैंने बोला एक पंडित जी है जो करा सकते हैं, जो बोलते हैं कि सोल्यूशन है इन सब चीजों को। तो वेरी प्रिसाइज टू क्वेश्चन कि हाँ, बहुत हुआ, बहुत रोना धोना हुआ। लेकिन मैरिज जो होता है ना, वो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बॉस। लेट नॉट पीपल डिसाइड योर मैरिज। अगर आप 25-26 साल के बच्चे हो, मतलब 25-26 साल का अगर समझदार इंसान हो, यार यू हैव टू डिसाइड योर पार्टनर बॉस। लोग नहीं डिसाइड कर सकते आपको। मैंने देखा आज वही पेरेंट्स मेरे से ज्यादा मेरे वाइफ से क्लोज्ड है, बिकॉज़ हम दोनों बिजनेस संभालते हैं। और जिस तरह से मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स को संभालती है, जैसे इज्जत, जितना रिस्पेक्ट देती है, जितना केयर करती है, नहीं लगता कोई और कर सकता था।
Oh, that is the great. वो आपका डिसीजन है, यू शुड टेक योर ओन डिसीजन। बड़े बड़े डिसीजन में ये रिचुअल्स, कास्ट है, हम्म। कितना दिन तक आप लोगों का सुनोगे? मतलब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सारे मेन को बोल के रखा दुनिया के कि भैया मेन शुड नॉट हैव लॉन्ग हेयर्स। मैंने बोला कब तक सुनूंगा यार, मतलब मैं 40 मेरा लड़का बहुत खुश हो जाएगा आपके बाल लेके। मुझे टेल मी द रीजन कि व्हाई मेन शुड नॉट हैव लॉन्ग हेयर्स, जस्ट बिकॉज़ आपको बताया गया है? ऐसा नहीं होता ना। यू नहीं, पहले तो लॉन्ग हेयर होते थे, हम लोग चाणक्य को तो देखते हैं ना। एग्जैक्टली, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी आप चेंज होते जाते हैं। तो आप चेंज हो रहे हो, आप जस्ट फॉलो कर रहे हो ना। हो सकता है अगर आप उस एरा में होंगे जहां पे लॉन्ग हेयर्स थे, तब आप लॉन्ग हेयर्स लग गए होंगे, मतलब आप बाल बढ़ाना या नहीं बढ़ाना वो भी दुनिया डिसाइड करेगी। ऐसे थोड़ी जिंदगी होती है यार, आप खुद का डिसाइड करो। this is very good. Yeah, I like that. I like it. आपने बाल दिखाया ना, मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी तक मुझे पता नहीं था, मेरे को दिख रहा था कि थोड़े बाल हैं, लेकिन ये दिखाया है, that is I'm the longest hair in my family. yes, that is very great. And you are proud of that. ये सबसे बड़ी बात है, you are proud of that. मुझे अच्छा लगता है बाल बढ़ाने में। हाँ, अच्छा लगता है करके करे, that is what. ये सब चीजें जो आई है, हो सकता है आप जो बोल रहे हो कि ये जो डर आपका, लोगों का डर निकल गया, क्योंकि लोग तो, क्योंकि एक हद तक चिढ़ाने के बाद भी आदमी बोलेगा अरे ये तो इनको कुछ भी करो, ये तो चिढ़ाएंगी, ये तो ऐसे ही करेंगे, तो वो चीज निकल जाने से आपको बहुत फायदा हुआ। मुझे सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ, लोगों का डर निकल गया, कोई लेना नहीं क्या। यस, लेकिन प्रवीण उसके बावजूद भी, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है या जो मैं जानता हूँ, पूरा कोई आप ही जानते हैं आपके बारे में, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ, आपने शुरू में जॉब किया, फिर भी जॉब करने के बाद भी आपने, व्हेन यू एंटर इनटू बिजनेस, उस समय भी आपको बिजनेस का डर था थोड़ा सा कि बिजनेस करेंगे, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, देन आल्सो यू हैव टेकन द डिसीजन। एंड इनिशियली आपने बिजनेस का डिसीजन क्यों नहीं लिया, इनिशियली आपने जॉब का डिसीजन क्यों लिया, और फिर भी जॉब में यू आर सक्सेसफुल, अच्छी तरह से बिजनेस काफी साल करने के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल आप कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन में रहने के बाद यू स्टार्टेड अ बिजनेस। तो एक पहला जॉब का डिसीजन किस तरह से हुआ, और तभी जब शादी हुई तो आप जॉब कर रहे थे ऑलरेडी? तो शादी का आपको समझना पड़ेगा कि आई मेट माय वाइफ इन 11th स्टैंडर्ड ओनली। ओह, ओके। ये सब हमने सब 11th में सब सेटल कर दिया था, कभी हमने शादी हुई। ऑफ कोर्स देन देयर वाज अ पीरियड फॉर फ्यू इयर्स कि हम नहीं मिले, बिकॉज वो बॉम्बे की है, वो नासिक आई थी, एंड मैं फिर 2 साल हमने 11th 12th साथ में किया था, एंड देन शी केम बैक टू बॉम्बे अगेन एंड आई वेंट टू लोनी फॉर ग्रेजुएशन। तो शादी बहुत पहले हमारी, एटलीस्ट मैंने और मेरे वाइफ ने डिसाइड कर लिया था, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता था। लेकिन जॉब का मैं आपको बताता हूँ, जब आपके डैड ऑटो रिक्शा चला के 2 बच्चों को पढ़ा रहे हो, और एक मेरा जो बड़ा भाई था वो इंजीनियरिंग कर रहा था, वहां उसने डोनेशन भी दिया था, तो मेरे डैडी ऐसे करते थे कि मॉर्निंग में काम पे जाते थे और 3-4 बजे आते थे, और फिर आधा एक घंटा सोते थे, और फिर ऑटो रिक्शा लेके जाते थे, फिर 11 बजे आते थे रात के। एक बंदा जब इतना मेहनत कर रहा है ना, तो भैया एक ही एक्सपेक्टेशन होते हैं उन पेरेंट्स के कि भैया तू एजुकेशन खत्म करके पहले तो जॉब पे लग जा। बिजनेस का दिमाग में नहीं आता फिर कुछ, तो पहले नौकरी ही आती। ना ही मेरे दिमाग में पोस्ट ग्रेजुएशन था ही नहीं, प्लेट में ही नहीं था। यस। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, मेरे को मालूम था मेरे को जॉब ही करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन ये मेरे को जरूरत थी करने की, जॉब घर की जरूरत थी वो। यस। तो फिर फॉर्चुनेटली जब मैं लोनी में था, तो वहीं सिप्ला से मेरा इसमें इंटरव्यू हो गया था, कैंपस इंटरव्यू हो गया कैंपस इंटरव्यू हो गया था, एंड देन आई जॉइंड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। 3 साल तक मैं सेल्स में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सातारा, कराड़, रत्नागिरी, चिपलून, बस अपना बैग उठाता था डॉक्टर। यस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का तो जर्नी, ट्रैवल, वैसे भी आपको ट्रैवल आपके ब्लड में तो था ही। ट्रैवल करता, देन फॉर्चुनेटली आई गॉट एंट्री इन मार्केटिंग। तो मेरी वाइफ बॉम्बे में थी, मतलब जब शादी हुई तब नहीं हुई थी, शादी मेरी 26 साल में हुई थी। तो मैं बॉम्बे आ गया, और मैं कहता हूँ कि शायद मेरे वाइफ का बड़ा हाथ है बॉम्बे आने का, वो बॉम्बे में थी, तो आई वाज ऑलवेज वांटेड टू कम टू बॉम्बे। तो बॉम्बे आ गया, तो फिर मार्केटिंग में जॉब मिला मुझे सिप्ला में ही। फिर मैं वहाँ ग्रो हुआ, मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत अच्छा स्कोप मिला, बहुत अच्छे मुझे मेंटर्स मिले, मेरे बॉसेस बड़े अच्छे मिले मेरे को। फिर सिप्ला में मैं 8 से 9 साल काम करने के बाद में, देन आई वेंट टू रैनबैक्सी, एंड देन आई वेंट टू माइलन व्हिच इज अ यूएस कंपनी, देन आई वेंट देयर एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। वहाँ पे मैं तो 10 साल 2001 से लेके 2010 तक जॉब किया। शादी हमारे 2006 में हुई थी, बट वी वर इन रिलेशनशिप ऑल द इयर्स। Okay. Then your last position was as senior marketing manager. Senior marketing manager. Okay. The company called Mylan. Praveen, you was जैसे कि आप मराठी मीडियम में पढ़े हो,
वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़े हो? मेरे कॉन्वेंट में नहीं हुआ मेरा। कॉन्वेंट में नहीं हुआ तो एक इंग्लिश का डर भी होगा ही, जैसा मैं भी मराठी मीडियम में पढ़ा हूं तो मुझे भी था। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इंग्लिश बहुत टॉप का है, लेकिन बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जितना लोगों को समझ में आया इतना बात जरूर कर सकता हूँ। तो आपको भी ये प्रॉब्लम आपका जॉब मार्केटिंग का था, तो ये इंग्लिश अभी आज आपका आज का इंग्लिश देखेंगे तो हमको अंग्रेजों का इंग्लिश में फॉल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश मतलब आप अंग्रेजों को भी इंग्लिश सिखा सकते हैं, जहां तक मैं आपका इंग्लिश सुना है। तो यू आर वेरी गुड स्पीकर। ये स्पीकर आप जॉब के टाइम पे हुए या उसके बाद में हुए? मुझे मार्केटिंग का जो जॉब था आपका, ये आपकी नीड थी इसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश में आपने इंप्रूवमेंट किया, या ये बाद में हुआ? So English or public speaking, these are two completely different issues. Complete, yeah, complete, yes. Let me answer your first question कि English का। English का बड़ी मजेदार रहा। मैं फेल हो गया था। मैं तो आप जो बंदा 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में फेल हो जाए, आप समझो उसे इंग्लिश क्या है। मुझे तो याद भी नहीं थी मेरी इंग्लिश के टीचर का फेस है, कुछ भी याद नहीं। तो हुआ ऐसा कि जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जब मैं सातारा, कराड़, रत्नागिरी, चिपलून में था, तो वहां मेरे सेल्स के जॉब में अंग्रेजी की जरूरत नहीं थी। ये महाराष्ट्र के ऐसे पार्ट है अगर जहाँ पे अगर आप इंग्लिश में बात करो ना, वो आपको ओवर स्मार्ट समझते हैं। यस यस यस, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं थी वहां पे। जो थोड़ा सा अपना जो क्लिनिक के अंदर जो हम घुमाते हैं, विजुअल एड घुमाते हैं डॉक्टर के सामने से, उतना बोल दिया, वो तो ठीक है जो लिखा हुआ है, बाकी पूरा कन्वर्सेशन फिर अपना मराठी में, हिंदी में। लेकिन जब मैं यहाँ पे बॉम्बे में आया, एवरीवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। और यहाँ पे तो क्या, मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी टू बॉम्बे। यहाँ पे अगर बॉम्बे में अगर मार्केटिंग में आते थे, वो आते थे दिल्ली से, चेन्नई से, बैंगलोर से, या बॉम्बे के ही लोग। स्मॉल सिटी से बहुत कम लोग मार्केटिंग में आए थे उस टाइम। तो मैं देख रहा था यहाँ सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, इवन खाने पे डिस्कशन हो रहा है वो भी अंग्रेजी में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, बाय द टाइम आई एम मेकिंग सेंटेंसेस इन माय माइंड, अरे खत्म हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो गाड़ी आगे चली जाती है। एंड मेरे जो बॉस देबाशिश सरकार, रमन सिंगल, ये ऐसे लोग थे, वो माय गॉड, उनकी स्ट्रेंथ ही कम्युनिकेशन थी। मतलब वो इंसाइक्लोपीडिया थे। मतलब कोई ऐसा, मतलब वोकैबुलरी स्ट्रांग, फ्लुएंसी इन थॉट। तो फिर मैं सोचा यार, now there are two ways यहाँ पे। One, either you feel bad about it, you get depressed कि यार ये क्या हो रहा है यार, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा उनके सामने, or you get inspired, you accept, you get inspired। तो मैं तो बोल दिया उनको कि यार मेरी अंग्रेजी बहुत मेरे को टाइम दो। At the age of 30, I came to Mumbai, I was almost 29, 28, 30 में रहूंगा मैं। So at the age of 30, when I realized कि नहीं यार, I'm not growing in my life, and I accepted this fact that जब मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी तब मैंने नहीं पढ़ी। I was very bad in my school, and कहीं न कहीं वो भूत वाला किस्सा was very important in my life, because मैं स्कूल में पढ़ाई में इसलिए नहीं अच्छा था because मैं, लोग मुझ पे इतने हंसते थे बहुत ज्यादा। So I was bad, and I thought कि now time has come where I have to learn English. I joined English speaking class at the age of 30. तो बैंड्रा में एक क्लास है, तो मैं जब जाता था ट्रेन से तो मैं देखता था वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस बैंड्रा में। तो मैं उतरा उस दिन, उतरा ट्रेन से, मैं गया वहाँ पे, वहाँ एक मैडम बैठी थी, तो मैंने बोला कि मेरे को ज्वाइन करना है क्लासेस। बोले क्या करते हो? बोला मैनेजर हूँ मैं सिप्ला के अंदर। तो बोले एग्जीक्यूटिव क्लास है, ओनली फॉर दोज पीपल हु वर्क। बोला ना वो सब मत बताओ, मुझे बेसिक बताओ, मेरा इशू बेसिक का है। तो बोले बेसिक में तो बच्चे आते हैं, सब स्कूल के बच्चे आएंगे छोटे छोटे। बोले चलेगा। सो ऑलमोस्ट 3-4 महीने का मैंने क्लास किया। 3-4 महीने में बच्चों के साथ बैठा, मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब सीखा। तो पहला जो मेरा इंग्लिश का अगर लर्निंग होगा वो था मेरा 3 महीने का, वो जहां से मैं एटलीस्ट कुछ सीख पाया, बोल पाया। Then I improved my vocabulary and all. So English is a different thing. I fall in love. I will not say I fall in love with this language. This is still a foreign language. I fall in love with public speaking just 3 years ago. सिर्फ जो पब्लिक स्पीकिंग में जितना भी मेरे साथ हुआ है, चाहे वो TEDx। इंग्लिश यू स्टडीड व्हेन यू वाज इन सिप्ला, और शुरू में ही, मतलब इन इनिशियल स्टेज ऑफ योर जॉब। हाँ, लेकिन देखो आप जब कोई लैंग्वेज सीखते हो ना, आप वो लैंग्वेज 100% नहीं सीख सकते। So वो मेरी काम चलाओ इंग्लिश थी कि चलो ठीक है यार, अभी आई एम नॉट मेकिंग सम बेसिक मिस्टेक्स इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग लिटिल फ्लुएंटली, थोड़ा सा। लेकिन जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट हुआ मेरे कम्युनिकेशन में, वो था 3 साल पहले। 3 साल पहले मेरे कॉलेज ने मेरे को बुलाया था, इनवाइट किया था स्पीकिंग के लिए, एंड देन दैट डे आई रियलाइज कि यार लोग सुन ही नहीं रहे मुझको, एंड आई फेल्ट रियली बैड दैट डे।
For the first time I was speaking in front of neutral audience. Understand, मैक्सिमम लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में पता है क्या? क्योंकि वो बात ही नहीं करते हैं अननोन ऑडियंस के सामने. दे स्पीक ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ नोन ऑडियंस, उनके लोग, उनके स्टूडेंट्स, उनकी टीम. yes, yes. You don't get feedback from your known audience. Correct. Unknown audience से you get feedback. तो इसमें just give me 1 minute. So unknown audience से आपको फीडबैक मिलता है. तो वहां पे मेरे को फीडबैक मिला, और फीडबैक मतलब लोगों ने नहीं बताया मेरे को. फॉर्चुनेटली जब मैं वहां पे आई वाज गिविंग अ स्पीच, तो मेरा ड्राइवर था तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने ऑडियंस को भी रिकॉर्ड कर लिया. और जब मैं आ रहा था तो उनके फेस देख के आपको अंदाज आ गया कि तो मैंने कहा यार ये तो सुन ही नहीं रहे मेरे को, यार तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में सुनने में कुछ. Then I joined Toastmasters, then I joined various clubs, then I recently there's a competition called World Champion of Public ये Speaking. वर्ल्ड चैंपियन प्रवीण, मेरे को एक अचरज होता है व्हेन यू से कि 9 टाइम TEDx स्पीकर, आप 9 टाइम, और TEDx में आप 10 times you participate and 9 times you was the winner, something correct? Yeah, TEDx is different. TEDx is different and Toastmaster is different. Okay, हाँ हाँ, मुझे उसमें ज्यादा जानकारी नहीं, मैं सिर्फ सुन देखा. Reaching TEDx is a very good. अगर आपको from a credibility point of view, if you want to build credibility on social media, and if you are in speaking, if you are a thought leader, not speaking business, even if you are a thought leader, for example, you are in business and you have certain ideas and values about business. So TEDx is a platform where you have a global audience. Okay. सारी दुनिया आपको सुनती है. तो TEDx is very difficult to reach TEDx. मैं TEDx देखता था जैसे आप एस्ट्रोनॉट्स देखते हो ना. Okay. TEDx ऐसा था, एस्ट्रोनॉट अच्छा, लेकिन मैं नहीं पहुंच सकता हूँ वहाँ पे. But then it could able to reach 9 times in last 3 years. Okay. So TEDx different है. TEDx is a very good stage. World Champion of Public Speaking, which is a big competition which is organized by Toastmasters. Okay. वो अलग है. टोस्टमास्टर ये TEDx जैसा ही एक ये है प्लेटफॉर्म है. टोस्टमास्टर ऑर्गेनाइज करते, मतलब दे आर ऑर्गेनाइजर्स. Toastmaster is a club. ओके. एक US क्लब है, more than 100 years old क्लब है. एक ऐसा क्लब है जहाँ पे लोग frequently मिलते हैं to improve their public speaking skills. तो जैसे I am a member of Mumbai Toastmaster Club. Every Sunday they meet. तो वहाँ पे आपको स्पीकिंग स्लॉट बुक करना पड़ता है. फिर वहाँ पे आप जाओगे तो स्पीचेस दोगे, वहाँ पे इवैल्यूएटर्स होंगे, ग्रामेरियन होंगे, काउंटर्स होंगे. वो चेक करते हैं आपने कितने बार ये सब बोला, ग्रामर चेक करता है आपका, इवैल्यूएशन आपका होता है. तो एक प्रॉपर टेम्पलेट है, और वो टेम्पलेटेड है इन द सेंस अगर आप दुबई जाते हो, यूएस जाते हो, लंदन जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, टोस्टमास्टर मीटिंग में जाते हो तो वही फॉर्मेट रहेगा. मुंबई जाते हो तो वही फॉर्मेट रहेगा. ओ, मतलब ये क्लब पूरा कनेक्टेड है सब एक दूसरे से, पूरा वर्ल्ड वाइड. इनका टेम्पलेट फॉर्मेट, जस्ट लाइक आप बर्गर यहाँ पे खाओ, मैकडॉनल्ड्स का कहीं और खाओ, द बर्गर. यस यस यस. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस कि टोस्टमास्टर का एक कंपटीशन होता है, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें 140 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं. तो मैंने ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप पब्लिक स्पीकिंग पार्टिसिपेट करूंगा. एंड दिस ईयर आई रीच्ड क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियन. कभी नहीं सोचा था. मैं 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था पब्लिक स्पीकिंग. मतलब जो गांव का बच्चा जो वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ा है, वो पूरा दुनिया में इंग्लिश की जो कंपटीशन होती है स्पीकर, इट नॉट ओनली इंग्लिश, इट इज अ स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग एंड एनी इंग्लिश लैंग्वेज. तो इट इज अ बिग अचीवमेंट. इट इज समथिंग, मींस यू आर ए बेसिकली फाइटर, आई विल से. जैसे आपके पिताजी का एक जो ही वाज अ फाइटर इन द मिलिट्री, तो एक गुण कहीं तो आपसे ब्लड में आ गया. जरूरी नहीं होता है कि हर टाइम फाइट बॉर्डर पे होगी. आप जिस भी फील्ड में हो, उसमें आपको सक्सेस में चोटी पे पहुंचना, जिसको मैं उड़ान कहता हूँ, उसमें पहुंचने की जिद होना कि यहाँ तक मेरे को जाना है, यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, मेरे को ऊपर जाना है. तो वो जो जिद आपके अंदर में आ गई, वो कहीं नहीं कि मेरे डैड से आई है. हाँ, डैड से. वही तो मेरे डैड जो थे, उन्होंने 10th के बाद में स्टडी छोड़ दी, कि उनके 11 भाई बहन थे. तो उनको एक ऑप्शन था, या तो वो 11 भाई बहन हेल्प करे अपने डैडी को, सबसे बड़े थे वो, या तो हेल्प करे अपने डैडी को, या तो फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करे. छोड़ दिया. फिर वो एक आइसप्रेड करके एक आइसक्रीम आती है, बचपन में याद होगा आपको, पहले वो बेचते थे आइसक्रीम, छोटी सी आइसक्रीम बेचते थे, कुल्फी बेचते थे. एट द एज ऑफ 18 ही जॉइन इंडियन आर्मी. मतलब उनका भी बचपन एकदम टफ रहा, मुश्किल रहा. फिर इंडियन आर्मी में आ गए, तो वहां पे उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बिकॉज उनका एजुकेशन पुअर था. तो अंडरवेट होने के बावजूद उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की, वो रेसलिंग में गए एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन हिज यूनिट. ओह ग्रेट. बिकॉज ऑफ रेसलिंग उनको प्रमोशन मिला. फिर ओके 20 साल, एट द एज ऑफ 38 जब उन्होंने रिटायर हुआ, तो
प्रमोशन तो ठीक है, लेकिन इतना प्रमोशन नहीं मिल पाया, तो उनके पास पैसे नहीं थे। फिर 20 साल के बाद में रिटायर हुए, पैसे नहीं, ज्यादा पैसे नहीं थे, और वो चाहते थे कि हमारे एजुकेशन पे स्पेंड हो। तो मैं उस टाइम इस टाइम पे है ना, मैं अवेयरनेस काफी था, तो मैं एक तरफ देखता था कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पे। एग्जाम्पल, वो आंटी खरीद रही है फ्रिज, वो खरीद रही है कलर टीवी, उसके घर में है ना सोफा पे कवर है, हमारे घर में कुछ नहीं है। तो हम पूछते थे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलते नहीं, हमको नहीं करना है, वी विल इन्वेस्ट ओनली ऑन एजुकेशन। दिस ग्रेट। एक्चुअली ये एक सिमिलरिटी आपके और मेरी स्टोरी में है। सिमिलरिटी हमारे यहाँ पर ना लिस्ट रहता था प्रवीण, कि डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी फ्रिज ये सब लिस्ट रहता था। मैं पिताजी को बोला अभी क्यों लिया, तो बोलता है एडवांटेजेस की लिस्ट तो मैंने बताया नहीं था आपको उस समय। तो मेरे पेरेंट्स को उसमें ऑप्शन था, या तो वो अपनी लाइफ जिए या फिर पैसा जमा करे और हमारी एजुकेशन पे डाले। तो जब पैसा कम पड़ने लग गया नौकरी से, तो फिर डैडी रिक्शा ड्राइवर बन गए। तो उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो यू आर एग्जैक्टली राइट कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है सबकॉन्शियस लेवल ना, हम बोलते हैं ब्लड में चला गया, वो ब्लड में सबकॉन्शियस लेवल ये दिखता है ना, जो फिर मैं नहीं छोड़ता हम लोग बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस। मतलब आप पिताजी कितना आपको सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे तो सीखते हैं जो देखते हैं, तो उनके एक्शन देखते आप सीखते गए। जो सेम मैं अप्लाई करता हूं अभी भी। मेरा बच्चा अभी 14-15 साल का है, तो मैं उसको कभी नहीं सिखाता, बॉस वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ही हैज टू लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे वही सीख जाते हैं कि हम लोग को देख के सीख जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग रोज गलत चीजें करेंगे, ड्रिंक्स लेंगे, ये करेंगे, और उनको बोलेंगे कि ऐसा मत करो, तो व्हाट दे विल टीच, हमसे क्या सीखेंगे। तो ग्रेट। तो आपका जो अचीवमेंट रहा पर्टिकुलरली स्पीकिंग के इसमें, जो आप अभी आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से आपके अभी फॉलोअर्स है और जिस तरह का आपका पब्लिक स्पीकिंग मैंने सुना है, मैं भी एक वन ऑफ द स्टूडेंट हूँ आपका, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं अटेंड कर चुका हूँ एक आपका कोर्स। तो इतने सारे फॉलोअर्स है, मैं आपको देखा 1.5 से 2 लाख आपके फॉलोअर्स है, तो एक तरह से आप सेलिब्रिटी ऑलरेडी हो चुके हो उस वजह से, क्योंकि बिजनेस तो आपका है, जो आपका 200 एम्प्लॉइज आपका है, आपका आईटी कंपनी है, जो फार्मा के रिलेटेड आईटी कंपनी है मेरे ख्याल से, बिकॉज आपका पहले का करियर फार्मा से रिलेटेड रहा, तो फार्मा से रिलेटेड आईटी कंपनी है। और आईटी कंपनी से बाद में स्पीक एंड ग्रो ये फॉर्मेशन, एक तो मुझे पहले ये आईटी कंपनी का फॉर्मेशन वो आप बता दीजिए, क्योंकि दिस इज ऐसे आप उद्योजक, मराठीमध्ये म्हणतो उद्योजक बनले, तर मी त्याला म्हणतो की तुम्ही उद्योजक बनले, दिस इज डिफरेंट स्किल। मैं उसके लिए सबको नहीं बोलूंगा कि सब लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली स्किल है उद्योजक, ये मैं बोलूंगा कि थाउजेंड्स ऑफ लोग या कोई भी बन सकता है। तो ये जो आप बने हैं पर्टिकुलरली बिजनेसमैन जो आप बने, जिसको आईटी कंपनी आपने फॉर्म की और इतनी सक्सेसफुल लेवल तक गए, उसके लिए भी आपको अवार्ड मिला एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके बारे में जस्ट बताइए। मैं बताता हूँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि किसने इंस्पायर किया, क्यों स्टार्ट किया बिजनेस। अच्छा जॉब कर रहा था, मार्केटिंग मैनेजर था, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिला के 2-2.5 लाख रुपए कमाते थे महीने के नौकरी के, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं था हमको, अच्छा चल रहा था सब। तो क्या हो गया, किसने इंस्पायर किया? तो इंस्पायर कुछ नहीं, किसने किया नहीं, हम मूवी देख रहे थे, रॉकेट सिंह करके एक मूवी है। रॉकेट सिंह मूवी, मार्केटिंग वाला मूवी। मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे रॉकेट सिंह मूवी, और दोनों ने मिलकर प्यार से मूवी देखी, और एक पहली बार आई वाज बीटन बाय अ बग कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे तब जॉब को। और जब एज कितना था तभी प्रवीण आपका? तब मेरा कितना एज होगा, अगर 10 साल हो गए तो 30 साल का। ओके, 30 या 31 साल, समवेयर दैट। अभी अगर मैं 40 में हूँ तो 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो 30-31 का ही होगा, करेक्ट। सो 10 साल हो गए थे हमको जॉब के अंदर। और जब 10 साल हो जाते हैं तो फिर एक थोड़ा सा एक पीएफ अमाउंट ये भी जब जमा हो जाता है, तो 5-6 लाख कुछ पीएफ अमाउंट भी जमा हो गए थे, जिसको मेरे को बड़ी खुशी थी कि 5-6 लाख रुपया जमा है बैंक में है। क्योंकि मैंने सिप्ला छोड़ा था, रनबैक से गया था, तब मैंने जब सिप्ला छोड़ा मैंने पीएफ विड्रॉ कर लिया था, सो अमाउंट था। तो इंस्पायर हो गया मैं, मतलब यार अपना बिजनेस करते हैं। तो हमने दोनों ने डिस्कस किया कि क्या करें। फिर हमने सबसे बड़ी गलती की जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं बिजनेस के अंदर, वो एक ऐसा बिजनेस चालू करते हैं जिसके अंदर उनका कोई नॉलेज नहीं है। तो सुना है बातों के ऊपर। 2011 में जब ये हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे वाइफ ने, चलो यार जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं। शर्म तो कुछ थी नहीं, लोगों को डर था नहीं, ना मतलब था ही नहीं हमको कुछ नहीं, जो बोलेंगे उसको लोगों का डर नहीं था। हमारी लाइफ में हम देखेंगे क्या करना है। तो 2011 में जब चालू किया, तो 2011 में .com एरा था, शादी.com, नौकरी, बहुत सारे .com कंपनीज थे। तो हमने सोचा हम भी .com लॉन्च करेंगे। तो एक वेबसाइट हमने लॉन्च की, pharmavacancy.com। तो हमने सोचा कि ये एक ऐसी वेबसाइट हो कि जहाँ पे है ना लोग जाके जॉब चेक करेंगे फार्मा की, और लोग जो अपलोड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं।
और 500 रुपये हमने सब्सक्रिप्शन रखा था, क्योंकि हम उस मार्केट के थे। मुझको लगा था कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब मैं सातारा में था तो मुझे तो पता ही लगता नहीं था कि जॉब अवेलेबल है कि नहीं है, अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे लगा है पेन पॉइंट है तो 500 रुपये सब्सक्रिप्शन कोई भी दे देगा। तो 5 से 6 महीने जो है मैंने जितना मेरा पैसा था सब लगा दिया इसको वेबसाइट बनाने में। ठीक है, पोर्टल जैसा बनाया होगा आपने? कुछ नहीं, कुछ नो आईटी बैकग्राउंड कुछ नहीं, ऐसे दोस्त ढूंढे जो पहचान के नहीं थे मेरे, लेकिन मैंने जस्ट कहीं वाया कोई मिल गया तो मेरा जितना पैसा सब खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर चालू किया हमने वेबसाइट, लॉन्च किया हमने वेबसाइट। 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया वेबसाइट को, लेकिन फ्री वाला पैकेज। बंदे ने जो है ना 500 रुपए दिए थे, एक ही बंदे ने दिए अब तक 500 रुपए। और फिर 10,000 लोगों ने जब सब्सक्राइब किया, अपने सीवी अपलोड किया, तो हमारे पास में सीवीज तो थे लेकिन ये बिजनेस ऑटोमेशन में था नहीं। जो मैं सोच रहा था कि लोग सब्सक्राइब करेंगे .com ऑटोमेटिकली पैसे के इनकम स्टार्ट होगा, वैसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं बिजनेस को। 10,000 सीवीज है हमारे पास में। वी स्टार्टेड अप्रोचिंग फार्मा कंपनीज कि चलो हमारे पास में सीवीज है, आप बताओ आपकी वैकेंसीज, हम आपको रिक्रूट लाइन अप करते हैं इंटरव्यूज। 3-4 महीने कुछ महीने किया हमने, लेकिन स्लोली भी रियलाइज किया इसके लिए नहीं हमने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी यार, ये तो इज लाइक एनी अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनी अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी। और हम पूरे कोलैप्स हो गए। हमारे पास में कुछ नहीं था ना सैलरी। आज तो 200 लोग है ठीक है, लेकिन उस टाइम 5 से 6 लोग थे, उनको सैलरी देने के पैसे नहीं, कुछ देने के पैसे नहीं, सब कोलैप्स, पूरा सब हाथ से सब निकल गया। देन देयर वाज अ पॉइंट, अ ब्रेकिंग पॉइंट इन माय लाइफ, जो मैं हरदम बोलता हूँ, यू नो देयर इज अ इवन अ आर्टिकल ऑन दिस, व्हाई आई रॉब द पिगी बैंक ऑफ माय ओन 6 years old son. There was a point where I had to rob the piggy bank. मेरे बच्चे के पिगी बैंक से वो चुराए पैसे मीटिंग जाने के लिए, इतने भी पैसे नहीं थे मेरे पास में। तो फिर जब ब्रेक हो गए, पूरा कोलैप्स हो गए, फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं इसको बंद करते हैं अभी यार, ये इसके लिए नहीं हमने स्टार्ट किया, जीरो से हमने वापस स्टार्ट किया। और हमने रियलाइज किया कि सबसे बड़ी गलती जो हमने की, जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जब भी मैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसे बिजनेस से स्टार्ट मत करो जिसमें आपको डोमेन नॉलेज नहीं है। तो मेरे को इसमें एक बस बात करना चाहूंगा मैं, जहाँ पे इंडियन मेंटालिटी है, क्योंकि जो ट्रैवल अब्रॉड में भी ट्रैवल कर चुके हो आप काफी समय में, इंडियन का मेंटालिटी मैंने देखा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स का एक ट्रेंड था, तभी सब लोग कॉमर्स लाइन में जा रहे थे, 80 के 80 के 90 के बीच में सब कॉमर्स में जा रहे थे। बाद में सॉफ्टवेयर का ट्रेंड आ गया, सब सॉफ्टवेयर के लाइन में चले गए। उसके बाद में ऐसा लगा कि इंजीनियर्स में अच्छा स्कोप में जॉब मिल रहा है, फॉरेन में जॉब मिल रहा है, सबके सब इंजीनियर। तो यही चीज गलती इसमें भी नहीं हो रहा है, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर भी शायद ऐसा ही कर रहे हैं कि इसमें काफी स्कोप है, चलो ये बिजनेस करते हैं। तो शायद ये मेंटालिटी ही थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का पर्टिकुलर। हमने वही गलती की कि हमारा रिक्रूटमेंट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। रिक्रूटमेंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमारा एक्सपीरियंस मार्केटिंग में था। तो फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट की जहां पे वी आर प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस टू फार्मा मार्केटिंग। तो आज जो कंपनी इतनी बड़ी इसलिए हुई है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो 10 साल का एक्सपीरियंस था सेल्स और मार्केटिंग का, उसको हमने यूज करके कंपनी स्टार्ट की। तो बिजनेस स्टार्ट करने का तो एटलीस्ट आईटी कंपनी स्टार्ट तो फिर हमने ऐसे ही किया, ऐसा ही बस गिर पड़ के ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो मतलब आपका नॉलेज जरूरी होता है कि जिसमें आपने जो आपका जहाँ पे आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है वो यूटिलाइज करना चाहिए, उसी लाइन में बिजनेस करो तो आसान होगा और आपको सक्सेस के परसेंटेज नेचुरली ज्यादा बढ़ेंगे। वो एक एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज होता है कि जब आप काम करके जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर 3 से 4 महीने आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर बिजनेस में जाते हो, तो आपको एटलीस्ट यू नो हाउ टू बिहेव विद पीपल, हाउ टू बी विद पीपल। बिजनेस ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम। आपको पता ही नहीं लोगों के साथ कैसे काम करना है या काम करवाना है, और सडनली आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो कॉलेज से निकल के, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप राइट फ्रॉम द कॉलेज, बहुत कम है ऐसे कम है। यस, लेकिन आज की तारीख में भी मैं देखता हूँ कि काफी एंटरप्रेन्योर्स जस्ट कॉलेज से छूटते हैं और वो स्टार्टअप चालू करते हैं, कोई तो फाइनेंस देता है और बाद में फिर वही प्रॉब्लम होता है उनको, 2-3 साल में ही प्रॉब्लम होता है। मैंने भी काफी लोगों को ऐसे देखा है। एक तो ये हो गया कि आपका कंपनी सेटल हो गया, आपका मतलब आपका एक ऐसा ही है लाइफ में कि कुछ जो सेटल लगे फिर दूसरा कुछ ना कुछ और करे ही। तो एक तो ये बिजनेस सेटल होने के बावजूद मैंने देखा है कि आपका सोलो ट्रैवलिंग चालू रखा, सोलो ट्रैवलिंग आप करते थे। अभी रिसेंटली आपने आपकी माँ के साथ पूरा घूम के आए महाराष्ट्र, ऐसे ही। दूसरा चीज, अभी
स्पीकर किस तरह से बने और इतने लेवल के अच्छे स्पीकर आप कैसे बने, उसके पीछे क्या ये था, मतलब हाउ यू फेल्ट दैट यू कैन बिकम सो सक्सेसफुल स्पीकर एंड आपका फिर इतना लोगों को कोचिंग देने का जो है, अभी इतने 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन क्या रहा इसके पीछे, क्योंकि आपका ऑलरेडी तो बिजनेस तो चल ही रहा था अच्छा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हर एक अलग अलग डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप। एक ही डेफिनेशन होती है कि यार मैं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करूं और थ्रू आउट द लाइफ वही बिजनेस करूं। एक डेफिनेशन वो है। मेरी डेफिनेशन अलग है। नथिंग को राइट एंड रॉन्ग इन डेफिनेशन, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो मेरी डेफिनेशन ये एंटरप्रेन्योरशिप की the only reason you are leaving job because you want to explore, you want to experiment with yourself. According to me, अगर आप एक जॉब छोड़ के अगर एक बिजनेस करते हो, थ्रू आउट द लाइफ सेम बिजनेस करते हो, तो फिर मेरे लिए जॉब ही हो गया। बराबर। Because even if you are doing the most creative work in your life, if you are doing it every day, it is still monotonous. Yes. ये realization मेरे को मेरे सोलो ट्रिप्स में आया। जब मैंने सोलो ट्रिप स्टार्ट किए, then I started enjoying my solo trips because बहुत डिफरेंट होता है जब आप एक ट्रिप में जाते हो जो गाइडेड हो, आपको सब पता है क्या 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 है, और एक ट्रिप में जाते हो जहां पे कुछ नहीं पता है, आपका रिटर्न टिकट पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं आप कहाँ रहने वाले हो। करेक्ट? तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस सोलो ट्रिप के अंदर। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग अनसर्टेनिटी। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ क्या होने वाला कल मेरे को मालूम होना चाहिए, मेरे को नहीं अच्छा लगता। जॉब में वो मिलता है आपको। जॉब में क्या होता है कि आप जॉब में आपको सब मालूम है क्या होने वाला है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years एक प्रेडिक्ट कर सकते हो। To me, entrepreneurship is all about enjoying uncertainty. और uncertainty करने के लिए you have to do multiple things. So I keep on doing multiple things, but fortunately, me and my wife are together. So जो भी मेरे businesses है, for example, IT company है, my wife is very active there. She's handling IT company. Even मैं inactive हूँ, new business, my wife is still handling that. Yes, okay. तो वो जो decision था हमारा शादी करने का, वो डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लाइफ में। इसलिए राइट, मैरी अ करेक्ट गर्ल। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं क्यों कर रहा हूँ इतने सारे बिजनेसेस। आई फेल्ड इन मेनी बिजनेसेस बाय द वे, गॉट सक्सेसफुल बट फेल्ड इन मेनी, बिकॉज मुझको लगता है कि आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आई एम नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लैनेट अगेन। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग वेरियस बिजनेसेस। सक्सेसफुल हुआ, उसको एक्सपांड करो, फेल हुआ, एक्सेप्ट करो फेलियर है, एंड कम ऑन अदर बिजनेस। दैट्स माय वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सोलो ट्रिप कब से चालू हुआ? सोलो ट्रिप चालू हुआ 3 साल पहले ही। 3 साल पहले जब मैंने स्पीकिंग स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। See, I'm type of a person who believes in telling stories. कहानियां बताता हूँ लोगों को, रियल लाइफ स्टोरीज बताता हूँ। So उसके लिए it's very important for you to spend time with yourself. Yes. Unless and until you're not spending time alone, it's very difficult. Now, if you're traveling with your family, then you're not spending time with yourself, you're spending time with family. Yes. If you are at work in city, you're not able to find that real time. Yes, real time. Solo trip पे मेरे rules है, मैं इंटरनेट नहीं रहता मेरे पास में, मोबाइल नहीं रहता, मैं बंद कर देता हूँ। रात में सिर्फ एक SMS जाता है मेरे घर पे मेरे वाइफ को कि आई एम ओके, दैट्स इट। सेम SMS मेरी वाइफ फॉरवर्ड कर देती है मेरे माँ को कि ही इज ओके, दैट्स इट। मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, कुछ नहीं होता मेरे पास में। When you became a mountaineer, certified mountaineer, आप कब बने? सर्टिफाइड माउंटेनियर के मुझे 2-2.5 साल हो गया। HMI जो हिमालयन माउंटेनियरिंग सर्टिफिकेशन है, सो 30 दिन का कोर्स होता है जहाँ पे इंडियन आर्मी के लोग आते हैं। 17,000 फीट, बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। सो 2.5 साल हो गए मुझे माउंटेनियर बन के, सर्टिफाइड माउंटेनियर बन के। तो this is a very inspiring and great thing कि एक businessman then became a mountaineer। मैं तो ये सोचा था कि आपके इस करियर के स्टार्टिंग में आप माउंटेनियर बने होंगे और बाद में बिजनेसमैन, क्योंकि जनरली उस एज में बंदा जाता है ना कि एकदम 20 साल 25 साल माउंटेनियर का शौक होता है, ट्रैकिंग करेंगे, ये करेंगे। तो आपने बहुत डिफरेंस है ट्रैकिंग पे जाना और माउंटेनियरिंग सीखना। माउंटेनियरिंग इज अ स्किल। इस तरह से आप ग्लेशियर के वर्टिकल वॉल्स पे 4 पॉइंट मार के ऊपर चढ़ते हो, और किस तरह से एक बहुत बड़ा रॉक आ जाता है तो आप जूमर लगा के, रोप्स लगा के आप चढ़ते हो, या फिर किस तरह से आप नीचे आते हो रोप लग। These are all skills.
ट्रैकिंग इज मतलब जो ट्रेकर होता है उसको तो सपोर्ट मिल जाता है, बाकी उधर के शेरपास है, ये है, माउंटेनियर खुद सपोर्ट सिस्टम है दूसरों को लिए, दूसरे के लिए। वो टेक्निक्स एंड स्किल्स है। तो हमारे घर में तो तीनों माउंटेनियर है। मेरी वाइफ तो मेरे से बड़े, वो तो एडवांस HMI सर्टिफाइड माउंटेनियर, मैंने तो बेसिक किया है 30 दिन का, उसने तो एडवांस भी करके आई है वो। मेरा बच्चा 10 साल से हो जाता है, एवरी ईयर एक एक ट्रिप जाएगा एटलीस्ट हिमालयन ट्रैक विदाउट पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स जाता है, मतलब ग्रुप्स के साथ में 3 से 4 साल एवरी ईयर जा रहा है। उसने भी कुछ 14,000 का उसका बेस्ट समिट है। मेरा 17,000 का बेस्ट समिट है। मेरे वाइफ का 21,000 का बेस्ट समिट है। ओह 21,000 मतलब कहाँ पे गए फिर? हाँ 21,000 फीट कहाँ पे हुआ? नेपाल नेपाल नेपाल, ओके ओके। ये इंडिया में नेपाल नेपाल। आई हैड बीन टू रूपकुंड, रूपकुंड का हमने समिट किया था, 15,000 समथिंग, 16,000 या 15,000 है, दैट इज गुड। तो ये जो स्पीक एंड ग्रो फैमिली के बारे में आप जो ये जो 3 साल से फिर आपका ये जो चल रहा है एज ए स्पीकर जर्नी, एंड उसके बाद में ये कोचिंग का जर्नी, जो आप अभी इतने लोगों को स्पीक एंड ग्रो, व्हाट यू मीन बाय स्पीक एंड ग्रो, एक मेरा क्वेश्चन है। एंड ये ठीक है, आप बोलिए। उस सवाल का जवाब मैंने आपको दिया है कि मैं ट्रेनर क्यों बना। तो ट्रेनर मैं इसलिए बना कि 1.5 साल पहले मुझको रियलाइज हुआ कि यार ये जो मेरी एबिलिटी टू स्पीक है, when I'm speaking in front of my team members or clients or investors, or even if I'm the way I'm speaking with my family members, इससे मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे लाइफ में काफी फायदे हो रहे हैं। और ट्रेनर बनने का एक ही सिंपल सा तरीका है, find a skill which you have which has changed your life and start training that skill to other people. तो 1.5 साल पहले जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये स्किल मेरे में है, मैं सीख रहा हूँ, स्किल को मुझे फायदे हो रहे हैं, व्हाई नॉट टू स्टार्ट ट्रेनिंग अदर पीपल। तो पहले मैंने बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, बिकॉज पहले तो कॉन्फिडेंस होता नहीं कि बड़ी सुनेगी क्यों इससे, तो मैं बच्चों को ट्रेन करता था। फिर मैंने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, होटल्स में बुलाता था, ऑफिस में प्लेस है वहां बुलाता था। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, 10 15 20 लोगों को ट्रेन करके फायदा नहीं है। देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइव वेबिनार्स। फिर जब मैंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, देन तो नाउअडेज वी एवरी संडे वी मीट 2 to 3,000 पीपल लाइव, पेड लाइव वर्कशॉप में लोग आते हैं, सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग 3-4 घंटे का हम वर्कशॉप करते हैं, which I've been doing for last few years, few months, live webinar। और आप प्रवीण, आपका अच्छा क्या है ना, आप दिल से बात करते हो। मैंने आपके बारे में अच्छा क्यों, आपका स्पीकिंग अच्छा, जहां तक मेरे को अच्छा लगता है कि आप झूठ नहीं बात करते हो, आप दिल से बात करते हो। और आदमी जब दिल से ओपनली बात करेगा ना तो ऑटोमेटिकली अच्छा निकलता है। आई डोंट नो, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। आपको किधर भी हाइड नहीं है, किधर भी कुछ छुपाना नहीं है, तो आदमी एकदम खुल के बात करता है, दिल से बात करता है, तो सामने वाले को छू जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन भी उस तरह से हो जाता है। मेरे ख्याल से वही वैसा ही बात होना चाहिए ना, होना चाहिए, नेचुरल होना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है कि मैं ब्राइब नहीं लेता, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ब्राइब नहीं लेता, मैं ऑनेस्ट हूँ। ऑनेस्ट होना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बात को, लेकिन अभी इंडिया में वही चीज है ना, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा मिल गया, क्योंकि वो रेयर है, जो कॉमन होना चाहिए वो रेयर है। अब यूरोप में जाएंगे तो वो चीज कॉमन है, अभी भी आज की तारीख में भी यूरोप में 80% लोग तो उनके लिए कॉमन है, 20% अपने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अलग उल्टा सिचुएशन है। ऐसा नहीं है। इवन आई हैव सीन आउटसाइड आल्सो पीपल डू नॉट स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट, दे ट्राई टू मैनिपुलेट, दे ट्राई टू शो समथिंग एल्स। की लाइफ में क्या ना, आराम से जियो, जो मन में है वो बोलो। आई डोंट सी, but yes, I agree that many people hesitate to speak their heart out. बोलिए प्रवीण। और एक चीज, हाउ यू एंटर इनटू विपासना। जैसे मैं विपासना का, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये बहुत बात अच्छा लगता है कि सामने वाले ने विपासना किया। मैं सबको प्रमोट करता हूँ कि विपासना करनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, मैं सबको बताता रहता हूँ जितना भी मेरे को मौके मिले। हमारे स्टाफ में जब भी हमारा एनुअल मीटिंग होता है, आई स्पीक अबाउट विपासना। जो भी मेरा पर्सनल भी मेरा किसी के साथ डिस्कशन होता है, तो ऑलवेज प्रमोट विपासना, क्योंकि प्रमोट इन द सेंस में उसकी अच्छा ही है। मेरे को लगता है कि जो मुझे फायदा हुआ विपासना का, सबको हो। तो आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू, आप विपासना में कैसे गए और विपासना का क्या असर रहा आपके ऊपर और पर्सनल लाइफ के ऊपर, या जो भी आपको विपासना से मिला हो। विपासना में जो मैं जब गया विपासना में, तो मेरा पूरा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया मेडिटेशन का और विपासना का। पहले जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था विपासना की, वही विपासना इज समथिंग कनेक्टेड टू बुद्धिज्म एंड बुद्धा से, कास्ट से, एक मैं वैसा देखता था।
जब मैं 10 दिन गया वहां विपासना, तो मैंने सोचा इसका तो कुछ कास्ट से कुछ कनेक्शन ही नहीं है यार. I'm a strong believer of this point that if you want to learn something, learn from the best. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि मुझे मेडिटेशन सीखना चाहिए, और बुद्धा से ज्यादा बेटर कोई नहीं मेडिटेशन के लिए. Yes, yes. So when I started searching on Google, I thought कि Vipassana is a place where they teach the technique which Buddha used to teach 2,500 years ago. Yes. 2,000 साल पहले वही टेक्निक सिखाता था बुद्धा. That's the reason why Vipassana is so good, because same technique सिखाते अभी भी. Yes, अभी भी वही सेम टेक्निक है. तो my God, मेरा तो पूरा लाइफ का अंडरस्टैंडिंग ही चेंज हो गया विपासना के अंदर. मतलब it's like staying equanimous, why not to react? Of course, it is very difficult not to react. लेकिन जो मेरी विपासना, if I have to share the strongest learning of Vipassana, which was this, कि जो 3 phases होते हैं विपासना में. पहले आप सिर्फ अपना नोज पे ध्यान देते हो, फिर then you start observing your body, then sensation and this. तो मेरा बहुत strong feeling हुआ उसके अंदर कि मैंने रियलाइज कर लिया कि मेडिटेशन जो है ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है. इतनी एडवांस, मतलब विपासना के 10 दिन में मैंने उसका 0.001% ही स्क्रैच किया होगा. Okay. मतलब इतनी एडवांस टेक्निक है. Staying equanimous in your life, it means if something happening good in front of you, bad in front of you, still you are not reacting. ये achieving this state is something which is very difficult. What I mean. And that also not reacting from the inside. हाँ, not only action, बाहर से दिखावा नहीं है, अंदर से होना चाहिए. वो तो pretend है कि मैं कुछ गुस्सा नहीं आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. तो क्या react नहीं कर रहा. बहुत difficult है. Very difficult. लेकिन मैं thought कि नहीं यार, मैंने 10 दिन बिताए, then how to apply this in my life? I have to apply this. I understand that to reach there, it's a different level. Then I've gone one step back in this learning. I thought, okay, I will react. I will react. And I will react only to truth. मेरा जो भूत का डर है ना राजेश जी, वो थोड़ा कम लाइफ में इसलिए हुआ है. अभी भी मेरा है डर भूत का, बिकॉज वो सबकॉन्शियस में जा चुका है. जो सबकॉन्शियस में गया. थोड़ा कम इसलिए हुआ है विपासना के कारण, जो मैंने डिसाइड किया विपासना की, आई विल रिएक्ट इन माय लाइफ, बट आई विल रिएक्ट ओनली टू ट्रुथ, नॉट टू माय इमेजिनेशन. जो मेरे सामने है ट्रुथ, मैं उस पे ही रिएक्ट करूंगा. जैसा एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को अगर खांसी भी आ जाए, उनको लगता है कि कहीं कोविड ना हो जाए, वो इनका इमेजिनेशन है. बॉस टेस्ट करो, ट्रुथ सामने ले आओ, उसको रिएक्ट करो. डोंट लिंगर विद योर फियर. तो अभी भूत का डर थोड़ा इसलिए कम हो गया. मैं सोचता हूँ ये मेरा इमेजिनेशन है यार, मैंने इतने 40 साल हो गए, मैंने कभी देखा नहीं उसको, तो शायद मेरा इमेजिनेशन है. जिस दिन मेरे सामने आ जाएगा मैं डर जाऊंगा. नहीं, लेकिन ना विपासना से ऑटोमेटिकली वो चला जाता है. सबकॉन्शियस माइंड को ही क्लीन करता है ना विपासना, जो है सबकॉन्शियस माइंड को ही क्लीन करता है, तो ऑटोमेटिकली चला जाता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता है या कम हो जाता है. बहुत स्ट्रांग है. आई विल रिकमेंड ऑल दोस पीपल जो है सुन रहे होंगे, विपासना करो. I think 10 days बता नहीं सकते. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना अच्छा है, बता नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज ऐसा है जो एक्सपीरियंस करने के बाद ही मालूम पड़ सकती है, जो बताने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं. जो चीज इतनी समथिंग इज दैट, उसके लिए वर्ड नहीं है बताने के लिए. ऐसी है विपासना. दैट्स व्हाट आई फील. कितने भी वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए डिफिकल्ट जाता है, कितने अच्छी है. as a student of communication, I will take that challenge. How to express okay. मुझे भी फायदा होगा बताने के लिए लोगों को. विपासना समझना बहुत सिंपल है. Day 1 आप जाते हो पहले, तो गौतम बुद्धा जी बोलते हैं via someone else voice, लेकिन same learning है. वो बोलते हैं कि it's all about focusing in your life, and focusing is a skill. So you will start from focusing on your nostril. So हम क्या करते हैं, पहले 3 से 4 दिन सिर्फ we focus, the breath is coming, breath is out. तो आ रहा जा रहा है. So आप 2 या 3 दिन पहले सिर्फ वो फोकस करते हो. And then you can वो चीज नहीं, वो प्रोसेस लोगों को पता है. उसको जो आउटकम जो होता है ना, आउटकम, क्योंकि वो आप बताता हूँ आपको. सुनो तो सही. I will end it. I've started. I will end it on a good note. So पहले फिर मैंने सोचा कि यार यही विपासना है क्या, यही मेडिटेशन है. ये तो मैंने पहले भी देखा है YouTube के ऊपर, ऐसा ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, यही गौतम बुद्ध सिखाता था क्या. तो फिर नहीं, फिर ट्विस्ट है विपासना के अंदर. बोलते कि नाउ आफ्टर 3 days ना यू हैव लर्न हाउ टू फोकस. नाउ यू कैन फोकस ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है. तो फिर आपने देखा होगा 4th-5वें दिन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो देन वी रियलाइज कि यार हम फोकस कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट देखते हैं कि हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में भी रिएक्शंस है.
You can feel that reaction. और reaction like goosebump एक reaction होती है. Yes, yes. तो जो सही से ध्यान लगाता है वहां पे, तो वो throughout the body you can feel the reaction. Yes. फिर मैं सोचा अच्छा यही विपासना है क्या, कि बॉडी को पूरा we used to play those feelings. Yes, yes. तो फिर यही विपासना है. तो फिर 7वें 8वें दिन और एक ट्विस्ट आता है विपासना के अंदर. वो बोलते हैं कि आपको सीखना है हाउ टू स्टे इक्वानिमस. वो आप तभी सीख सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने बॉडी पे. तो अगर आप बैठे हो 3-3, 4-4, 5-5 घंटा, अगर आपकी इसमें पेनफुल रिएक्शन आ रही है, फिर भी सोचो कि नहीं ठीक है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द ट्रुथ, लिव इट. और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ वहां रिएक्शन आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है, अधिष्ठान फिर भी रिएक्ट मत करो, एक्सेप्ट द ट्रुथ, लिव इट. तो बुद्धा बोलता है कि टू स्टे इक्वानिमस यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर बॉडी. सिर्फ सुनो मत, किसी ने बोल दिया बाल छोटे मत करो, प्रैक्टिस करो, खुद रिएक्ट एक्सपीरियंस करो. फिर मैंने सोचा अच्छा तो ये विपासना है क्या, कि यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू स्टे इक्वानिमस. देन एंड में मेरे को समझा यार ये विपासना नहीं है जो गौतम बुद्ध एंड में जो ट्विस्ट मारते हैं. वो बोलता है कि भाई 10 दिन आपने देख लिया अभी कि थ्रू आउट द बॉडी आपकी सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन है, यू आर नथिंग बट बायोकेमिकल रिएक्शन. इसलिए वहां पे शून्य रूम है, 0 रूम. मतलब एट एवरी टाइम आप बन रहे हो, खत्म हो रहे हो, बन रहे हो, खत्म हो रहे हो. आप रिएक्शन हो ना. यस यस. एवरी टाइम बन रहे हो. मतलब आप जब पानी में डुबकी मारते हो, तो निकलते हो, यू आर 2 डिफरेंट पीपल. यस यस. जब एवरी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप 0 हो, बन रहे हो, खत्म हो रहे हो, देन फिर क्या मी माई सेल्फ क्या लगा के रखा है, अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. अरे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप 0 हो. That was the learning from Vipassana कि यार you don't even exist, you are just a simple biochemical reaction, nothing. Yes, yes, yes. वो टेम्पररी हो, खत्म होने वाले, वो दिख रहा है आपको कि you are. That's truth. The only certain thing in life is uncertainty. आप कभी भी खत्म हो रहे. तो फिर क्या me my myself. और क्या होता है ना कि ये सभी अपने को हम लोग ने भी श्री कृष्ण का जो गीता है या इसमें भी हम लोग ने सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो माया है, नश्वर है. लेकिन जो एक्सपीरियंस करना जो चीज है, जैसे कि हम लोगों ने कितना भी सुना होगा रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, कितने लोगों ने बोला कि भाई ताज का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन ताज में जाके खाओ तभी आपको एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस होगा. और कितना भी सुना होगा उसके बावजूद, तो ये एक्सपीरियंस करने के बाद में जो आदमी बाहर आता है वो डिफरेंट आदमी आता है. और वो अच्छी तरह से नहीं करेगा, प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है. और बाद में भी उसको प्रैक्टिस में लाना है. मैं आपको बताता हूँ ना, एक बंदे से मैंने पूछा कि विपासना गया, तो बोला हाँ गया था. और उसने बोला कि मैंने बोला कैसा लगा आपको, बोले मेरे को तकलीफ नहीं हुआ कुछ. बोले वो जब लोग बोलते हैं ना एकदम ऐसे बैठ जाते थे, ऐसा ऐसा करते थे, मतलब एक्चुअली तो उसमें वो तकलीफ लगती थी. बोले मेरे को ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई. एक्चुअली आप मेडिटेशन में जाते हो तो यू गो हाई, आप हाई चले जाते हो मेडिटेशन के अंदर, आप अलग लेवल पे चले जाते हो मेडिटेशन में वहां पे. तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फायदे हैं. हाँ, जो हर एक चीज के जैसे है ना, जैसे कि जो लोग पढ़ने वाले जितने 100 स्टूडेंट है तो सब उतने के उतने पढ़ेंगे नहीं, किसी का पहला रैंक आएगा, किसी का कोई फेल हो जाएंगे. वैसे ही चीज है, उसमें भी कुछ लोग बहुत फायदा 10 दिन में ही उठा लेते हैं, उनको बहुत फायदा होता है. और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली 10 बार करने के बाद, 10 दिन का कोर्स करने के बाद भी मैंने देखा है कि उनमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि वो इवन रेगुलरिटी भी नहीं रखते. जैसे कि हम लोग को एग्जाम देना है तो उसके पहले सिर्फ 10 दिन पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते. अपने को साल भर उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू विल बिकम अ वेरी गुड. तो विपासना का भी रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है. तो इट इज प्रवीण, इसका लोगों के बाद में आपकी स्पीकिंग में, लोगों से बातों करने में, इसमें विपासना का बेनिफिट हुआ आपको बिजनेस में, या इस तरह से एज ए पर्सन यू बिकम अ लिटिल डिफरेंट पर्सन? आई विल नॉट से डिफरेंट पर्सन, लेकिन हाँ एक मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट होता है आपकी पर्सनालिटी में. जरूरी नहीं है कि उस इम्प्रूवमेंट का आपको बहुत फायदा हो जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरा माइंड थोड़ा सा काम हुआ, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा और स्टेज के ऊपर भी थोड़ा सा नेचुरल हो गया, रिलैक्स्ड हो गया. बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो आई वुड से दैट वाज द करेक्शन. वो करेक्शन था लाइफ के अंदर, वो कुछ एडिशनल नहीं था. करेक्शन माइंड को तो हमने मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, तो विपासना में जाके थोड़ा सा माइंड करेक्ट हो गया, कुछ एडिशनल नहीं हुआ. ग्रेट. प्रवीण, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम लोग ने बातें करते, क्योंकि यू आर स्टोरी टेलर जब बात करता है तो सुनने का मन करता है और एंड नहीं होता है उसका. कितना भी बात करे तो कम है, बिकॉज यू आर वेरी गुड स्पीकर एंड स्टोरी टेलर.
तो सुनते जाओ, लेकिन हम लोग का 1 घंटा हो गया मेरे को अभी देख रहा हूँ कि वी आर ऑलरेडी टॉकिंग डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 आवर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड गाइडिंग पीपल, बिकॉज जो अपने सुनने वाले हैं महाराष्ट्र से और इंडिया से जो भी अपने लोग हैं, उनके लिए कुछ तो आइडिया उनको मिलेगा, हाउ टू डू द बिजनेस, हाउ टू डू सेल्फ इंप्रूवमेंट. कितने भी बड़े चैलेंज आए उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करें, और एक्सेप्ट करने के बाद जो इवन डिफिकल्टीज के बाद जो हम लोग को सक्सेस मिलता है उसका जो एंजॉयमेंट होता है, वो जैसे कि हम लोग ने खेती के बाद, खेती में मेहनत करने के बाद उसके जो फ्रूट्स अपने को मिलते हैं, अपने लगाए हुए पेड़ के फ्रूट्स खाने में जो मजा है वो अलग है, दुकान से खरीदे हुए फ्रूट्स खाने का मजा अलग है. तो ये जो अपने मेहनत का फल खाने का मजा जो होता है वो आपने चखा है. तो और उसका एक्सपीरियंस भी आपने लोगों को, आपका स्टोरी बताते बना के लोगों को बताया है कि कितने भी डिफिकल्ट कंडीशन में भी आदमी सक्सेस हो सकता है, और उसके लिए कोई क्राइटेरिया इस तरह से नहीं है कि ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता. कोई भी रास्ते पे चलेगा तो सक्सेस बनेगा. और आपने एक मिसाल लोगों की तरफ बना के दी है. यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल. और आप महाराष्ट्रियन है, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि महाराष्ट्रियन लोग नहीं कर सकते, देयर आर ओनली फ्यू कम्युनिटीज दे कैन बी गुड बिजनेसमैन. जो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि ये सब रॉन्ग है. कोई भी बंदा जो ठान ले कि करना चाहे तो कर सकता है, एंड यू आर अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म एंड डिस्कसिंग विद अस फॉर ऑलमोस्ट 1 hour. थैंक्स वंस अगेन.